Welcome everyone. Today we will discuss kinetic isotope effect. These are some of the sources. This one is the physical organic chemistry book and what Playdin note about it is written here. सबसे पहले प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की ओरिजिन को हम देखें। इसमें क्या क्या हमें इस स्लाइड में हमें नोट करना है। पहली बात, ये जो 0 पॉइंट एनर्जी है उसके डिफरेंस के कारण प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। और क्योंकि मास हमारा चेंज हो रहा है हाइड्रोजन टू ड्यूटेरियम, इसलिए हमारा 0 पॉइंट एनर्जी चेंज होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि 0 पॉइंट एनर्जी है क्यों, 0 केल्विन पे भी क्यों है ऐसा? क्योंकि अदरवाइज इट विल वायलेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तीसरा जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि क्यों हम 0 पॉइंट एनर्जी से ही काम कर लें। क्यों? क्योंकि जो 99.9% बॉन्ड है, अगर हम CH और CD की बात करें तो n=0 पर ही रहता है। चौथा हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें एक हमने एजम्पशन या अप्रोक्सीमेशन किया है कि इस पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस है इस पर हमारा आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमारा जो इम्पैक्ट आएगा वो यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी पे आएगा। ये एक अप्रोक्सीमेशन है या एजम्पशन है। लॉरेंट रिचर्डसन में पहले ही लिखा हुआ है। और जो हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं ये हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को लिया है, CH और CD। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो ऐसा नहीं है, हम कोई भी लेते हैं कम से कम 3 मॉलिक्यूल तो हमें ऐसा तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए ये तो एक सिमिलर एजम्पशन है, मतलब सिंप्लीफाइड वे है दिखाने का। और हम जब भी डिस्कस करेंगे तो इसी को यूज करके हम अपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम पे पुट करेंगे और वहाँ से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात है कि जो हम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट निकालते हैं, अगर प्राइमरी की बात करें तो इसका वैल्यू देखते हैं हम चेंज होता है, कभी 2 से 8 या कभी उससे ज़्यादा भी होता है टनलिंग की वजह से। ऐसा क्यों? तो फर्स्ट थिंग इस जो हमें स्लाइड में नोट करना है कि हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल में जो हमने ये डिफरेंस रखा है 0 पॉइंट एनर्जी को और ट्रांजिशन स्टेट में, ये हमने अलग अलग रखा है। इसका एक रीज़न है क्योंकि ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड वीक होता है ये जो हमारा जो डिफरेंस है वो नलीफाई होता है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे। और हमारा काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? 0 पॉइंट एनर्जी पे। तो ये भी इसको कितना हमारा स्ट्रेंथ है इस पे डिपेंड करेगा हमारा। बाकी जो मैग्नीट्यूड हमारा किस पे क्या डिपेंड करता है वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि जब सिमेट्रिकल ट्रांजिशन स्टेट होगा ये कौन बताएगा? हेमन पोस्टुलेट समझने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री हमारा क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा या कम। स्टेरिक आइसोटोप इफेक्ट और हाइब्रिडेशन चार्जेस, इसको हम आगे के लेक्चर में थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को भी क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि इसमें जो मास का चेंज है वो 100% का है, इसमें 8% का है, इसलिए इसको मेजर करना और डिटेक्ट करना आसान होता है। हम जो मैक्सिमम केज बाई KD जो कैलकुलेट करते हैं 7 के आसपास, वो कब करते हैं? ये देख के करते हैं हम कि बॉन्ड पूरा ही टूट गया हो। वैसा तो होता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट में कुछ बॉन्ड बनते हैं और कुछ टूटते हैं। तो इसका ध्यान रखने के लिए हमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट को देखना पड़ेगा। तो हेमन पोस्टुलेट का हम थोड़ा सा यूज करेंगे। इन्होंने क्या कहा था? इस पोस्टुलेट कहता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर है वो किस पे डिटरमाइन करेगा? जहाँ से उसकी एनर्जी से मतलब कि क्लोज होगी। तो यहाँ पर 3 भागों में हम बांटते हैं। एक जिसमें रिएक्टेंट की ओर है, एक जिसमें प्रोडक्ट की ओर है, और एक जहाँ पर हमारा सिमेट्रिकल है। जब हम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की बात करेंगे तो हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा देंगे। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखें, ज़्यादा इसी को नोट करें, ठीक है। यहाँ पर हम बॉन्ड देखिए, यहाँ पर बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ भी स्ट्रॉन्गनेस है, और यहाँ पर बॉन्ड वीक हो गया, इसलिए इन दोनों की एनर्जी नियरली कम हो गई। दूसरी बात है कि जो हम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का जो 0 पॉइंट एनर्जी वाला जो ग्राफ हम पढ़ते हैं ऐसे करके, मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम हमें जो हम जो कैलकुलेट करते हैं 7 के आसपास, वो कब आता है? जब ऐसा हो, और जो ये 0 पॉइंट एनर्जी वाला ग्राफ हो एकदम ऐसा हो, ताकि जो यहाँ पे डिफरेंस हो हमारा, यहाँ जो हमारा डिफरेंस हो तो यहाँ से नलीफाई ना हो। अगर हम यहाँ पर फिर से कोई डिफरेंस दे देंगे तो नलीफाइड हो जाएगा जो हमने यहाँ पर गेन किया था एनर्जी। तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और इसको एक समझने का तरीका है, मान लीजिए गेम हो रहा है टग ऑफ वॉर का, और इसमें ये दोनों पार्टी इक्वल स्ट्रेंथ से दोनों इसको खींच रही है। अब क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है,
ये मूव नहीं हो रहा है। और क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है, ये डिपेंड नहीं करेगा कि हम इसको मतलब कि किससे हटा रहे हैं, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम। इसलिए इन दोनों एनर्जी डिफरेंस में ज़्यादा का अंतर। ठीक है। अगर हम एक रेंडम वैल्यूज थोड़ा सोच समझ के पुट करें ऐसे यूनिट में समझने के लिए, और फिर हम निकालें आइडियल हमारा कितना होता है। आइडियल हमारा होता है कि जो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 10 के आसपास का डिफरेंस रखा है। ठीक, 10 के आसपास का रखा है, और यहाँ भी मैंने 10 के आसपास का रखा है। इन दोनों केस से ही हम समझ लें। ठीक है। मगर क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड थोड़ा सा वीक हुआ है, तो हमने इसको थोड़ा इस डिफरेंस को 8 यूनिट का कर दिया है, और यहाँ पर बॉन्ड बहुत ही कम हुआ है, इसलिए इसको 2 यूनिट का कर दिया। आइडियल हमारा केस क्या होता है? आइडियल हमारा केस होता है कि अगर 10 का हमारा डिफरेंस यहाँ है और यहाँ एक ही लेवल है, तो हमारा 10 यूनिट का जो डिफरेंस आता है वही हमारा रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, सी एच और सी डी के बीच। मगर ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि पूरे बॉन्ड टूटे हुए नहीं होते हैं। ऐसा कब है? जैसे हमने कम्प्लीटली मान लिया कि बॉन्ड टूट गया, मगर ट्रांजिशन स्टेट में कुछ बॉन्ड टूटते हैं या कुछ बनते हैं। इस केस में अगर हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो सी एच बाई सी डी का डिफरेंस आ रहा है वो 2 यूनिट का आ रहा है, और इस केस में 8 यूनिट का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है, या जो ग्राउंड स्टेट में हमने यहाँ पर जो हमने बात किया था, इससे पहले समझने की कोशिश की थी, वो ज़्यादा पर यहाँ पे शो हो रहा है। इसीलिए थर्मोन्यूट्रल या जब सिमेट्रिकल ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो हमें जो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वैल्यू मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पर वैल्यू जो हमने डिफरेंस देखा था, वो यहाँ ऑफसेट नहीं हो रहा, वो वहीं से कैलकुलेट करके हम यहाँ पर देखिए कम हो गया है, और यहाँ पर अभी भी 8 यूनिट के आसपास है। यही रीज़न है कि सिमेट्रिकल ट्रांजिशन स्टेट में काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें ज़्यादा मिलता है। दूसरा इसका एविडेंस, एक्सपेरिमेंट एविडेंस, कि जब हम नाइट्रो इथेन को डिप्रोटोनेट करते हैं केमीन से, इन दोनों का जब कॉन्जुगेट एसिड का जो पीके है और इसका जो पीके है, दोनों जब सेम होते हैं, जब सेम होंगे तो क्या होगा, हमें एक सिमेट्रिकल ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, और उस समय हमारा जो एच बाई के डी का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। अदरवाइज हमारा वो कम, हम के एच बाई के डी पाते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। दूसरा बात वो है कि हम काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की वैल्यू से हम ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। अगर नॉन लीनियर है, जब नॉन लीनियर होगा तो हम थोड़ा थोड़ा बेंडिंग की ओर भी ध्यान, स्ट्रेटिंग छोड़ के बेंडिंग को देखें, और क्योंकि हम जानते हैं बेंडिंग का ये कम है, इसलिए हमें लो वैल्यू ऑफ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता है। दूसरा, अगर सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट के बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसा करके पढ़ते हैं, या हम नॉर्मल या इन्वर्स ये दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा को एक बार में देख लिया। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ एच बाई डी कहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ है, ये डिटरमाइन करेगा कि हम कौन सा इफेक्ट। जो बीटा वाला है वो सबसे ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन का है, और हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखता है। क्यों? अगर मॉलिक्यूल, ये देखिए हल्का सा तो टेलर टाइप में होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देने के लिए। अगर मॉलिक्यूल ऐसा कॉन्फॉर्मेशन में लॉक्ड हो जाए तो कि दे ही ना पाए अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हमें बीटा आइसोटोप इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसको बहुत ज़्यादा हम आगे यूज़ करेंगे जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है। दूसरा बात है कि हम नॉर्मल और इन्वर्स को कैसे समझ सकते हैं इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से। जब हम बीटा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, या सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, तो हम बेंडिंग वाइब्रेशन पे देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम बॉन्ड तोड़ नहीं रहे हैं, बॉन्ड टूटना हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं है, अब हम बेंडिंग्स पे ध्यान दें। और बेंडिंग में भी देखिए यहाँ पर हमने क्या प्लॉट किया, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन क्यों बेंडिंग प्लॉट किया? सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए इन प्लेन हो रहा है, इस हाइड्रोजन को एक ना एक बार ये मॉलिक्यूल मिल रहा है, ये दोनों तो डीजेनरेट है। चलिए यहाँ पर भी जब ये हाइड्रोजन आ रहा ये मिल जा रहा है, ठीक है, एक ना एक बार इन तीनों केस में मिल रहा है, इसलिए तो ये इनका लगभग लगभग फ्रीक्वेंसी सेम। और ये जो हाइड्रोजन जो केस है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो ऊपर आ रहा है, इसको कोई कुछ मिलेगा, कोई भी स्ट्रेटली हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, सॉरी ऊपर आने में, और इधर नीचे भी जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा वैल्यू है सेंटीमीटर इनवर्स का फ्रीक्वेंसी का, वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसी को लेकर प्लॉट करेंगे, इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये हमने देख लिया कि आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हमने क्यों लिया। दूसरा चीज़ जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम sp3 को प्लॉट कर रहे हैं, जब हम sp3 को प्लॉट कर रहे हैं इस वाले कर्व पे, तो हम डिफरेंस ज़्यादा रख रहे हैं, और जब हम sp2 को प्लॉट कर रहे हैं कर्व में, तो हम ये डिफरेंस कम रखते हैं। ठीक है। यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं, यहाँ बेंडिंग वाइब्रेशन की ओर ध्यान। फर्स्ट थिंग, और बेंडिंग वाइब्रेशन पे आप देखिए आउट ऑफ प्लेन में देखते हैं हम लोग कि सी एच बॉन्ड थोड़ा लंबा होता है,
लंबा बॉन्ड है और इसको आप प्लेन के ऊपर जैसे ले जाएंगे तो ऊपर वाला जो बॉन्ड एक एटम होगा इसके साथ ही इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। ठीक है, और इसको अगर हम ड्यूटेरियम से कर दें तो ये बॉन्ड छोटा हो गया। बॉन्ड छोटा हो गया तो बहुत ज़्यादा ये ऊपर तो आ ही नहीं पाएगा ताकि इस एटम के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस दे। तो यहाँ पर जब हम एच और डी को अलग अलग रिप्लेस करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा आता है, इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस रखा हुआ है। जब हम sp2 की बात करें, sp2 की बात करेंगे, हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम, इसको ऊपर लाएंगे प्लेन ऑफ द पेपर, कोई एटम मिलेगा? कोई एटम नहीं मिल रहा है इसको। तो इसका मतलब कि है ना, हाइड्रोजन हो या ड्यूटेरियम हो, जब इसको हम आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग करेंगे तो कोई एटम से स्टेरिक रिपल्सन नहीं मिलना है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को रिप्लेस करने के बाद कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। इसलिए जब हम इन दोनों की एनर्जी बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं रखते हैं। ये दोनों बातें हम समझ। फर्स्ट थिंग, आउट ऑफ प्लेन हमने क्यों लिया? क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस यहाँ दिखता है। और दूसरा कि ये ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस यहाँ कम है ज़्यादा। तो जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट होगा वो क्या होगा? मिक्स होगा sp2 का और sp2। तो इस वाले रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि sp3 टू sp2 जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग नॉर्मल की आई देखते हैं और यहाँ पर हम लोग इन्वर्स की आई देखते हैं। इसी तरह हम कुछ वैल्यू समझने के लिए अगर पुट करें तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन स्टेट है वहाँ का जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल का, उसको हमने यहाँ भी 8 यूनिट का रखा और यहाँ भी 8 यूनिट का रखा, क्योंकि दोनों जगह को मिक्स है। ठीक है, और जब हम यहाँ पर कर रहे हैं sp3 वाला तो यहाँ पर हमने 10 यूनिट का रखा है, क्योंकि हम देख लिए कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में रिपल्सन का इशू आता है, और sp2 में ऐसा कुछ इशू नहीं आता, इसलिए हमने उसको 5 यूनिट का रखा है। जस्ट ये वैल्यू समझने। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा था 30 यूनिट और 28 यूनिट, इसका मतलब CD को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पर हमें नॉर्मल मिल रहा है। और यहाँ पर जब भी हम देखेंगे तो CD को यहाँ पर आप देखिए कम एनर्जी की जरूरत है, तो यहाँ पर हमारा जो रिवर्स हो जाएगा। सिंपलेस्ट बात है स्लाइड में समझने के लिए, क्या क्या समझ सकते हैं? पहला बात कि हमने आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग क्यों लिया। दूसरा बात हमने समझा कि क्यों हमने ये सेपरेशन वैल्यूज ऐसे रखे, एक में ज़्यादा एक में कम, sp3 में ऐसा और sp2 में कम। ठीक है, तीसरा कि हम CD वाला फास्टर क्यों हो जाता है CH में, क्योंकि ये वाला यहाँ पे इन्वर्स हो जाता है। जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो ऑफसेट पे बोला ना मैंने। अगर जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ वाली CD और CH वाली, एक कब अंडरस्टैंडिंग वैलिड होती है? जब हम एक मोलिक्यूल डिस्कस करते हैं और यहाँ पर जो रहता है वो कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रोकन रहता है और एक एनर्जी लेवल रहता है। जैसे हम ऊपर एक और एनर्जी ऐसे दे देते हैं, दोनों में डिफरेंस आने लगता है, तो हमारा ऑफसेट कर जाता है ये वैल्यू। तीसरा, स्टेरिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है? ये सब यूजफुल मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बस थियोरटिकल है, बाद में हम प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, स्टेरिक में क्या है, जो CD बॉन्ड होता है छोटा होता है और ये बहुत कंफर्टेबली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है जब इन्वायरमेंट में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इसका मतलब है कि जब ग्राउंड स्टेट ज़्यादा क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट से तो नॉर्मल होगा, और जब ट्रांजिशन स्टेट है तो ये इन्वर्स होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये H को हटा के कभी L को हटा के H या D लगाए, जब H लगाएंगे तो बॉन्ड लंबा होगा तो ये जो इसे घूमता है डेसिमाइजेशन इसका हो नहीं पाएगा, और D में डेसिमाइजेशन फास्ट होगा, छोटा बॉन्ड होगा, इसलिए यहाँ केस बाय केस यहाँ बहुत सारा है। इस तरह के एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी बात है कि कुछ ड्रॉबैक है। हाँ, ड्रॉबैक है क्या? लेवलिंग करना उतना आसान नहीं होता है, दूसरा इनको मेजर करना उतना आसान नहीं होता है। तो एक सोल्यूशन एक ये हो सकता है, जैसे जैसे हम रिएक्शंस करते हैं, जैसे जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल में क्या होगा, हमने ये बोला कि CH है, CD है, ऐसा करके कुछ भी हमने बोला है, तो हम जानते हैं कि CH वाला ज़्यादा फास्ट होगा, तो जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा CD वाला इसमें डोमिनेट करते जाएगा, और इससे क्या होगा, इसको भी है टूल हम यूज कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। ये फॉरेस्ट सर्विस में 2013 में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर एक कंसाइज वे में समझ सकते हैं कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होता क्या है। जब ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा कुछ रेट में चेंज आता है, और जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट जरूर देखना होता है, ये बात तो ध्यान रखें, केवल मोस्ट कर्व बना के नहीं आएंगे। प्राइमरी कब होता है? जब हमारे ग्राउंड स्टेट जो डिटरमाइनिंग स्टेट में ब्रोकन होता है, और बेसिकली मेनली कवर्ड पे जरूर देखेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी पे डिफ्रेंशिएट होता है। सेकेंडरी कब होता है? जब हमारा डेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो नहीं, बट प्रॉक्सिमिटी कितना प्रॉक्सिम है, मतलब कितना उससे दूर है, वो डिटरमाइन करे। इसमें हमने दो देख लिया, केज बाय केज वैल्यू। अगर हमारा sp3 टू sp2 हो, क्योंकि डायग्राम से हमने समझ की है, जैसे आयनाइजेशन, यहाँ पर इसका आयनाइजेशन हुआ, कार्बोकेटाइन बना, इस वाले केस में नॉर्मल हुआ। और यह प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, जो ये वाला कार्बन सेंटर है, इसका देखिए हाइब्रिडेशन चेंज हुआ sp2।
इस केस में इन्वर्स होगा। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की प्रॉक्सिमिटी अल्फा बीटा गामा, इससे भी हम डिटरमाइन, इस वाले पीपीटी से हम कंसाइज वे में जल्दी से एग्जाम में समझ सकते हैं। थैंक यू।